हेलो फ्रेंड्स, विजेश बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज अपने एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जिसकी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होती है। मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर जो टर्सरी स्ट्रक्चर तक ही जाती है, यानी कि टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर ही वो फंक्शनल फॉर्म में आ जाती हैं, जिसको हमने बोला था कि जिसकी टर्सरी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा था, 3D स्ट्रक्चर। लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी होती हैं जिसकी टर्सरी स्ट्रक्चर से आगे कौन सी स्ट्रक्चर हो सकती है, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। तो देखिए क्वार्टनरी स्ट्रक्चर क्या होती है और इसको अपन कैसे समझ सकते हैं, इसके अंदर अपन एक डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हैं कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर थी वो खाली एमिनो एसिड से बनी हुई स्ट्रक्चर थी, यानी कि ये जो कलर्ड में आपको दिखाया गया है ये है एमिनो एसिड जो आपस में पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा जुड़े हुए हैं। जो भी आपको यहाँ एमिनो एसिड्स दिखाई दे रहे हैं वो सभी पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, जिसको अपन क्या बोला है, पेप्टाइड बॉन्ड, और इस चेन को हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो एक स्ट्रेट चेन है जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है, उसको हमने क्या बोला है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। और जब उस प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट जैसी स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट कर लेती हैं और ये हेलिक्स, ये पेप्टाइड की चेन है वो ऐसे राउंड शेप में आ जाती है, और राउंड शेप में आने की वजह से इनमें क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि सीधी पेप्टाइड की चेन थी, वो सीधी पेप्टाइड की चेन थोड़ी सी घूमने लग गई, और घूमने की वजह से उनमें क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर थी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हमने बोला कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद में आती है टर्सरी स्ट्रक्चर। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग हो जाती है, जब क्या हो जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग हो जाती है, तो फोल्डिंग होने के बाद में उस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा कि ये टर्सरी स्ट्रक्चर है। और फोल्डिंग कैसे हो रही थी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के द्वारा। फोल्डिंग कैसे हुई, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के द्वारा फोल्डिंग हुई, और फोल्डिंग होते ही यह टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो गई, और इस टर्सरी स्ट्रक्चर को हमने कह दिया कि ये 3D स्ट्रक्चर है। इसको हमने क्या बोल दिया कि ये 3D स्ट्रक्चर है, यानी कि इस फॉर्म में प्रोटीन्स जो है वो काम करना स्टार्ट कर देती हैं। यानी कि इंस्टेंटली ट्रांसलेशन से किस फॉर्म में बनी, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर। प्राइमरी स्ट्रक्चर से जब उनके अंदर हेलिक्स फॉर्मेशन हुआ, जो रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में हमने देखा, तो उससे क्या बनी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हुआ, क्योंकि उसमें कुछ नॉन पोलर एमिनो एसिड्स भी होते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की वजह से वो बनी टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर, जिसमें कुछ एमिनो एसिड्स ने पार्टिसिपेट किया, कुछ चेपेरोन्स ने पार्टिसिपेट किया, जो HSP70 फैमिली के थे, जो प्रॉपर फोल्डिंग करवा रहे थे। टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेपेरोन्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो क्या करवा रहे थे, प्रॉपर फोल्डिंग करवा रहे थे प्रोटीन्स की। उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो फाइनली क्या बन गई, 3D स्ट्रक्चर। अब मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स के अंदर 3D स्ट्रक्चर तक काम कंप्लीट हो जाता है, यानी 3D स्ट्रक्चर के बाद में नेक्स्ट उनकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। लेकिन कुछ एक प्रोटीन्स के एग्जांपल ऐसे होते हैं जिनमें टर्सरी स्ट्रक्चर के अलावा वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के अंदर भी कन्वर्ट होती हैं। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के बारे में देखिए कि क्वार्टनरी स्ट्रक्चर क्या है, जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ जाएं। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में क्या है, सिंपल सी बात है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन आपस में जुड़ जाए तो वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के अंदर आप देख पा रहे हो, इस एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अपन फेरबदल करते जा रहे हैं। यानी कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन स्टार्ट हुई थी, यहां से इसमें कन्वर्ट कर दिया, और इससे इसमें कन्वर्ट कर दिया, और इससे इसमें कन्वर्ट कर दिया। यानी कि एक दूसरे में कन्फर्मेशन चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन एक ही पॉलीपेप्टाइड की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन की बात अपन यहाँ पे नहीं कर रहे। लेकिन जब अपन क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहां पे आप देख पा रहे हैं अलग अलग स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रही है, कुछ रेड कलर की है, कुछ ग्रीन कलर की है, कुछ पिंक कलर की यहाँ पे हैं, और कुछ ब्लू कलर की चेन भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है, और एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन आपस में जुड़ी हुई है। तो इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल देंगे, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के बारे में कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है और एक्चुअल में क्वार्टनरी स्ट्रक्चर क्या होती है।
अब देखिए क्वाaternary स्ट्रक्चर का मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जिसकी क्वाaternary स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। यानी कि पॉलीपेप्टाइड की चेन कितनी होंगी? 4 पॉलीपेप्टाइड, जो आपको दिखाई दे रही हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती हैं, उसके अंदर 2 अल्फा चेन कहलाती हैं और 2 बीटा चेन कहलाती हैं। जैसे कि ये एक अल्फा चेन है, ये दूसरी बीटा चेन है, ये दूसरी बीटा चेन है और ये दूसरी अल्फा चेन है। इस प्रकार से ये अल्टरनेटिव फॉर्म में जुड़ी होती हैं और उनके बीच में आप देख पा रहे हो, बीच में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, सॉरी हीम पार्ट, जिसको आप फेरस बोलते हो। हीमोग्लोबिन तो ये पूरा ही है, इस पॉलीपेप्टाइड की चेन के बीच में क्या है? हीम, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा आता है? रेड कलर। इस हीम ग्रुप की वजह से इसका कलर कैसा आता है? रेड कलर का आता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर एक फेरस होता है और फेरस आयन की वजह से उसमें कलर क्या आएगा? रेड कलर आएगा। और ऑक्सीजन जो बाइंडिंग होगी वो किसके साथ होगी? इस फेरस के साथ ही होगी, जैसा कि आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑक्सीजन बाइंड होगी इन सब के साथ। तो ये बात थी अपनी क्वाaternary स्ट्रक्चर के बारे में कि क्वाaternary स्ट्रक्चर क्या होती है। अब देखिए क्वाaternary स्ट्रक्चर का फायदा क्या होता है उसके बारे में, यानी कि टर्शरी स्ट्रक्चर से क्वाaternary स्ट्रक्चर में होने का हीमोग्लोबिन को क्या फायदा हुआ। हीमोग्लोबिन के अलावा एक प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आपने कभी पढ़ा हो तो एक रुबिस्को एंजाइम आता है, वो भी क्वाaternary स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। रुबिस्को एंजाइम जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा था, और रुबिस्को एंजाइम के अंदर 16 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। यानी कि हीमोग्लोबिन के पास में तो ओनली 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन ही होती है, लेकिन रुबिस्को एंजाइम की जब आप बात करोगे तो रुबिस्को एंजाइम में 16 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। तो इस प्रकार से क्वाaternary स्ट्रक्चर हमने क्या बोला कि एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन आपस में अगर जुड़ी हुई है किन्हीं बॉन्ड्स के द्वारा, हो सकता है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है कि अन्य प्रकार का कोई बॉन्ड हो। सब बॉन्ड्स की अपन एक अलग से वीडियो में बात कर लेंगे कि किन स्ट्रक्चर के अंदर कौन से बॉन्ड हो सकते हैं, सबकी बात कर लेंगे। यहाँ पे अपन देखेंगे कि एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन अगर आपस में जुड़ी हुई है और उनकी प्रॉपर फोल्डिंग हो रही है तो उस स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसका सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अलावा जो प्लांट फिजियोलॉजी में आप पढ़ते हो, फोटोसिंथेसिस का काम करवाता है और सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस C3 प्लांट्स के अंदर करवाता है, वो कौन सा एंजाइम होता है? रुबिस्को। रुबिस्को के बारे में एक बात और है कि अर्थ का मोस्ट अबंडेंट एंजाइम कौन सा है? रुबिस्को एंजाइम है। यानी कि अर्थ पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? रुबिस्को, जिसकी क्वाaternary स्ट्रक्चर होती है और 16 पॉलीपेप्टाइड की चेन से बना हुआ होता है, जिसमें 8 पॉलीपेप्टाइड चेन को लार्ज सब यूनिट बोलेंगे और 8 पॉलीपेप्टाइड चेन को स्मॉल सब यूनिट बोलेंगे। तो इस प्रकार से होता है। अब अपन बोल रहे थे कि इसका फायदा क्या हुआ है क्वाaternary स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने का, तो इसका फायदा हुआ है कि ये कोऑपरेटिविटी का गुण आ जाता है। कोऑपरेटिविटी का क्या मतलब हो गया? कि सहयोग करना। अब सहयोग कैसे करेंगे? देखिए यहां पर एक सबसे पहले ऑक्सीजन का कोई मॉलिक्यूल आकर जुड़ा इस पॉलीपेप्टाइड की चेन से। यहां मतलब ये एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन है, ये इनएक्टिव कंडीशन में पड़ा है क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं इसके पास में। तो यहां पर सबसे पहले ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आके जुड़ा तो ये थोड़ा एक्टिव हो गया, और एक्टिव होके इसने क्या किया? इन तीनों चेन्स के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज ला दिया। यानी कि खुद एक्टिव होने के अलावा क्या किया? इन तीनों पॉलीपेप्टाइड की चेन के अंदर चेंज लाया, और चेंज लाया तो इसका फायदा क्या हुआ कि जिस रेट से ये ऑक्सीजन जुड़ा था उससे भी फास्ट रेट से ऑक्सीजन कहां जुड़ेगा? इन सब के ऊपर जुड़ेगा। यानी कि क्लास के अंदर अपने कोई चिट ला रहे हैं, किसी से नकल करवा रहे हैं तो अगर एक आगे वाले बच्चे को हमने चिट पकड़ा दी तो आगे वाले बच्चे तक लाने में तो टाइम लगा, लेकिन वो आगे वाला जो बच्चा है वो सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यानी कि उस चिट को सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो क्लास में आने के बाद में ज्यादा टाइम नहीं लगा, उस एक बच्चे ने सारी क्लास को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिविटी प्रॉपर्टी। यानी कि एक आदमी खुद का काम करके बाकी सबका काम भी करवाने में मदद कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कोऑपरेटिविटी। तो क्वाaternary स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होने का फायदा यह होता है कि इसके अंदर कोऑपरेटिविटी का गुण आता है, और कोऑपरेटिविटी का गुण आने की वजह से क्या हुआ? अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन तक कोई चीज पहुंच रही है तो बाकी सब पॉलीपेप्टाइड चीज चेन तक पहुंचाने का काम है वो बहुत ही फास्ट होता है, और बहुत फास्ट होता है। इनकी वजह से क्या होता है? यानी कि
ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी क्या होगा, फास्ट होगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि ऑक्सीजन को एक पॉलीपेप्टाइड चेन के पास पहुंचने में 1 मिनट लगता है। एक जस्ट एग्जांपल है, एग्जाम्पल की हेल्प से आप समझ सकते हो। जैसे कि मान लो ऑक्सीजन एक पॉलीपेप्टाइड की चेन तक पहुंच रहा है और उसको क्या लगता है, 1 मिनट, और 1 मिनट लगता है तो इसका मतलब कितने ऑक्सीजन को आना है, 4 ऑक्सीजन को आना है। तो 4 ऑक्सीजन को आना है तो एक तरह से देखा जाए तो इसमें कितनी मिनट लगनी चाहिए, 4 मिनट लगनी चाहिए। लेकिन जब पहली मिनट के अंदर ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड होगा तो उसको 1 मिनट लगेगा, लेकिन ये बाकी सब पॉलीपेप्टाइड चेन को एक्टिव कर देगा। सबको एक्टिव करने की वजह से ये जो चारों ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो अंडर 2 मिनट के अंदर ही क्या कर देंगे, साथ में बाइंड हो जाएंगे। यानी कि क्या बच गया, टाइम बच गया। यानी कि क्वार्टनरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन क्या होती हैं, फास्ट काम करती हैं। ये काम क्या करती हैं, फास्ट वर्क करती हैं। तो इसमें क्या आ जाता है, हमेशा ध्यान रखना, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन्स के अंदर कोऑपरेटिविटी का गुण आ जाता है। अब कोऑपरेटिविटी का गुण आ जाता है तो ये एक टर्सरी स्ट्रक्चर के अलावा अलग प्रॉपर्टी है, जो कि टर्सरी स्ट्रक्चर्स में आपको कम देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन क्वार्टनरी स्ट्रक्चर को देखने को मिलेगी। दूसरा फायदा ये होता है कि इनमें रेगुलेटरी प्रॉपर्टी होती है। रेगुलेटरी प्रॉपर्टी होती है। रेगुलेटरी का क्या मतलब हो गया कि अपनी इच्छा से तो आप इनको रोक सकते हो और अपनी इच्छा से आप इनको काम को बढ़ा सकते हो। यानी कि CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई और या कम हो गई तो हीमोग्लोबिन अपना काम कम ज्यादा कर सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम या ज्यादा होगी तो भी हीमोग्लोबिन अपना काम कम या ज्यादा कर सकता है। टेम्परेचर में ज्यादा कम या हो गया तो भी ये अपने काम को इफेक्ट कर सकता है। यानी कि pH कम ज्यादा होगी तो भी इनकी प्रॉपर्टी इफेक्ट हो जाती है। यानी कि रेगुलेटरी तो इसमें अलग है, बाकी सब प्रोटीन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के अंदर आता है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब हो गया कि वो या तो काम करेंगी या नहीं करेंगी। अगर जब तक वो एक्टिव हैं तब तक तो वो काम करेंगी। यानी कि एक बार एक्टिव हो गई तो आप उसको रोक नहीं सकते, वो काम अपना करके ही दम लेती हैं। लेकिन क्वार्टनरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन्स की क्या खास बात होती है कि उनको रेगुलेट किया जा सकता है। यानी कि जो कैटालाइटिक प्रोटीन्स होती हैं वो CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, pH की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो हो सकता है कि काम करना ही बंद कर दें। यानी कि उनकी प्रॉपर्टी ही बंद हो जाएगी, काम करना ही बंद कर दे, लेकिन आप उनको कम या ज्यादा नहीं कर सकते, आप उनको रेगुलेट नहीं कर सकते। रेगुलेटरी साइट किस पे होती है, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन्स के ऊपर क्या होती है, रेगुलेटरी साइट। तो ये डिफरेंस होता है टर्सरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन्स में और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन्स में। बाकी कोई भी प्रोटीन्स जो होती हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर काम नहीं करती, वो या तो काम करती हैं टर्सरी स्ट्रक्चर में और या काम करती हैं क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में। टर्सरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन से क्वार्टनरी स्ट्रक्चर अलग क्यों है, क्योंकि ये काम करती है फास्ट, क्विक काम करती है। क्विक काम क्यों करती है, क्योंकि इसके अंदर कोऑपरेटिविटी वाला गुण आ जाता है और कोऑपरेटिविटी की वजह से ये काम फास्ट करती हैं। इसके अलावा इन प्रोटीन्स को रेगुलेट किया जा सकता है। रेगुलेट करने का मतलब हो गया कि आप अपनी इच्छा से इनसे काम कम या ज्यादा करवा सकते हो। अपनी इच्छा का क्या मतलब हो गया कि बॉडी के अंदर किन चीज की कंसंट्रेशन कम है और किन चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अपनी इच्छा से मतलब ये है, यहाँ पर अपनी इच्छा का मतलब ये नहीं हो गया कि आप बाहर से किसी चीज को रेगुलेट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। जैसे कि CO2 की कंसंट्रेशन कम या ज्यादा हो गई तो प्रोटीन रेगुलेट हो रही है, pH की कंसंट्रेशन कम या ज्यादा हो गई तो pH वो प्रोटीन रेगुलेट हो रही है, टेम्परेचर कम या ज्यादा हो गया तो रेगुलेट हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा कम हो गया तो रेगुलेट हो रही है। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो सिगड़ी जलाते हैं तो क्या होता है, दम घुट जाता है और दम घुटने की वजह से इंसान मर जाता है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ में क्या होती है, रेगुलेटरी साइट। तो जहां पर ऑक्सीजन को जुड़ना चाहिए था वहां पर ऑक्सीजन नहीं जुड़ के क्या जुड़ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि जहां पर ऑक्सीजन को जुड़ना चाहिए था वहां पर ऑक्सीजन नहीं जुड़ के क्या जुड़ेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ेगी तो आपको ऑक्सीजन की हो जाएगी कमी, और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से दम घुट के आदमी मर जाता है। क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है तो आप क्या नहीं कर पाओगे, रेस्पायरेशन नहीं कर पाओगे, और रेस्पायरेशन नहीं कर पाओगे तो आप दम घुट के मर जाओगे। तो ये होता है जब सिगड़ी जला के अपन
अंदर सिगड़ी जला के कमरे को बंद करके सोते हैं, क्योंकि हमने कमरे को बंद कर लिया तो इसका मतलब बाहर से ऑक्सीजन नहीं आ पा रही है, ना ही कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर जा पा रही है। तो अंदर क्या होगी, ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, और ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होगी तो इस फेरस के साथ में कौन जुड़ना शुरू हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ना शुरू हो जाएगी तो दम घुट के आदमी मर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की जगह कौन जुड़ना शुरू हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या होती है, रेगुलेटरी साइड, यानी कि कंसंट्रेशन कम या ज्यादा हो सकती है इनकी। बाकी अगर ये टर्सरी स्ट्रक्चर में फॉर्म में होती तो अगर ऑक्सीजन होता तो ये काम कर रही होती, और ऑक्सीजन नहीं होता तो काम नहीं कर रही होती। यानी कि ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना शुरू हो गया, लेकिन क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा होता है, रेगुलेटरी साइट इनके ऊपर होती है। और रेगुलेटरी साइट का फायदा अपने को ये होता है कि आप अपनी इच्छा से या बॉडी की कंसंट्रेशन कम या ज्यादा होगी तो ये काम करेंगी, ज्यादा आवश्यकता होगी तो ज्यादा काम करेंगी, कम आवश्यकता होगी तो कम काम करेंगे। यानी कि कैटालाइटिक के साथ साथ में रेगुलेटरी फंक्शन भी इनके होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपना क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के बारे में थी कुछ इंट्रोडक्शन कि क्वार्टनरी स्ट्रक्चर क्या होती है। क्वार्टनरी और टर्सरी में इतना ध्यान रखना कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन तक बात हो रही है तो इसका मतलब आप या तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हो या सेकेंडरी या टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ी हुई हैं तो इसका मतलब आप किस प्रोटीन की बात कर रहे हो, आप क्वार्टनरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन्स के बारे में बात कर रहे हो। तो ये अपनी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर थी। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, और जितने भी अपने वीडियोस चल रहे हैं अपने रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में बात की, यानी कि उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर से कौन से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हमने बात की प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में, 3D स्ट्रक्चर उसकी भी हमने बात की थी वीडियोज के अंदर, और आज हमने बात की है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के बारे में। यानी कि जितनी भी प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर होती है उन सब के बारे में हमने बातें की है। इसके अलावा फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स के भी लास्ट वीडियो में हमने बातें की है। तो यहाँ पर एक प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो आप इन वीडियोस को देखिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो उसको रिपीटेड मोड में भी आप इनको देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड जो आपका रिस्पॉन्स आया है वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके लिए भी सभी को धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।